आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट 2019 के दिसंबर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला सीटेट एग्जाम, केबीएस और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो है ना, जो सीटेट का 2018 का एग्ज़ाम था उसके साइकोलॉजी के, ईबीएस के और जो मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इनके हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और जो 2019 में, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसके जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है और जो इनकी जो इंडिविजुअली क्लासेस हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पेडागोजी के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। कक्षा 2 के छात्र हैं, उनको 44 लिखने के लिए कहा गया है। तो कुछ छात्रों ने क्या किया, जो 44 है उसको 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? देखिए, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें ना, तो आपको इमेजिनेशन करना है कि आप टीचर हैं और ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, आपने बच्चों को 44 लिखने के लिए कहा था, बच्चों ने 404 लिख दिया। तो आप इसको किस प्रकार से संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप सही उत्तर लिख देंगे तो वह समझेंगे कैसे कि ये उत्तर कैसे आया, और वह खुद करेंगे नहीं तो वह सीखेंगे कैसे? तो यह तो हम करेंगे नहीं। इसके बाद देखिए, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ये हो सकता है, बट हमको ना बेटर ऑप्शन देखना है, तो हम देख लेते हैं। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने क्या है, सही लिखा है। देखिए, सिर्फ सही लिखा मतलब है आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनको बताना है किस प्रकार से वह सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उन्हें मूर्त जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे विनिमय नियम समझाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, मूर्त पदार्थ यहाँ से जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे सामने उपस्थित हो, जैसे कि 44 पेन्स हो गए, ठीक है ना, तो इस प्रकार से उनको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो गणित है उसके जो प्राथमिक पाठ्यक्रम है उसमें प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, यह है उसका जो है मुख्य प्रयोजन है, या अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, या विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना? तो देखिएगा, जो गणित का पाठ्यक्रम है उसमें प्राथमिक जो स्तर है उस पर प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो आंसर बताइए इसका। देख लेते हैं। देखिएगा, इसका जो आंसर है ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 मतलब ए और बी। यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम है उसमें प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। आंसर यहाँ पर देखिएगा, ए और क्या है, ए और बी है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? देखिएगा, एनसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने जो एनसीएफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और एमसीक्यू हैं उनकी क्लासेस को भी हम लोगों ने अवेलेबल करा दिया है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर और आई बटन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। देखिए, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। क्या चौपड़ जो है वह गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होना चाहिए? सममिति, प्रतिरूप या अनुपात? देखिए, 1 से लेकर 5वीं तक के पाठ्यक्रम की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं होना चाहिए? आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए, अनुपात जो है ना, वह 1 से लेकर जो 5वीं तक के बच्चे हैं ना उनके लिए नहीं है, ठीक है, बड़ी कक्षाओं के लिए है। तो एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि जो अनुपात है, ठीक है, यह गणित के प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी चौपड़, टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप वगैरह ये सभी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो नहीं कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, अनुपात शामिल नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूत्र का प्रयोग किए बिना, ठीक है, सूत्र जो है फॉर्मूला उसका प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? बताइएगा, पैमाने, ग्राफ पेपर, धागा या टाइल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी है, तो देख लेते हैं हम लोग, बी और डी में क्या है? ग्राफ पेपर और धागा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्षेत्रफल समान, दो आयाम, ठीक है, आयाम वाले दो आयातों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो वह ग्राफ पेपर और धागा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धागे का प्रयोग नहीं करेगा। बी और डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्राफ पेपर और टाइल, ठीक है ना, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो बताइए जो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है ना, ये बिल्कुल कारण हो सकता है गणित में जो उपलब्धि है वह कम होने का। हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए लिंग, ठीक है ना, लिंग जो है ना यह तो बिल्कुल भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, सभी गणित को सीख सकते हैं। व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता या गणित का स्वरूप, ठीक है, देखिएगा, लेकिन यह हम जो है ना इसका जो आंसर है सबसे परफेक्ट जो आंसर है, और जो सीटेट ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसमें जो आंसर दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है। बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है ना, इसका सर्वाधिक जो है ना प्रभाव पड़ता है उपलब्धि कम होने का कारण। यदि वह सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि सही नहीं होगी तो बच्चा जो है ना उसकी उपलब्धि मैथ में कम हो सकती है। देखिए गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता भी प्रभाव डालती हैं, बट यहाँ पर हम आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा, ठीक है ना, कह सकते हैं कि प्रभाव डालता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो बताइएगा कौन सी जो योजना है वह सबसे उपयुक्त हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, लघुत्तम समवर्तक विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चे 1 से लेकर 5वीं तक क्लास के हैं, क्या आप लघुत्तम समवर्तक विधि का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो आंसर ये होगा ही नहीं। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे या फिर डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग करेंगे या संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए ठीक है, 1/4 1/3 से छोटा होता है, तो कागज़ की जो पट्टियाँ रहती हैं ना उनका प्रयोग करके यह ना उसको समझाएंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसका फिर से देख लेते हैं एक बार और, यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर कागज़ की जो पट्टियों का प्रयोग है ना यह सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। आगे देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं पहली से लेकर 5वीं तक, उन कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली जो पाठ्य योजनाएं रहती हैं, तो उनमें से कौन सी सबसे जो है ना महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। देखिए सिर्फ पाठ्यपुस्तक का जो है उसका ही अनुक्रम नहीं करना है, गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना हो सकता है, बट देखिएगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। यहाँ पर बात हो रही है अवसर देने की, और जहाँ पर भी अवसर देने की बात हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यदि क्वेश्चन भी पॉजिटिव है तो आप उसको आंसर लगभग लगा सकते हैं। बट आपको ना अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेना है। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न भी, ठीक है, ये सब नहीं है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पाठ्य योजना वगैरह है ना उसका निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सके। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा पूछा गया है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, क्या इसको जो है ना हम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते? बिल्कुल, ये देखिए ध्यान दिया जाता है, ये तो महत्वपूर्ण है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जो है ना प्राथमिक स्तर पहली से लेकर 5वीं तक, क्या प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की जो परीक्षा है उसका उपयोग किया जाता है, या गणित और दूसरे पाठ्य स्तर के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है? देखिए ये तो बिल्कुल सही है, आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रचनावादी या संरचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष है उसका लक्षण क्या नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए पहली से लेकर 5वीं तक का बच्चा है उसके लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग नहीं करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए मतलब किया जाता है, ठीक है, तो यह इसका लक्षण नहीं माना जाता। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है? तो बताइएगा कौन सा कथन है जिसकी सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से कर सकते हैं, की जा सकती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है।
गणितीय पूर्णतः विषयपरक है या मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर किसकी, रचनावादी, ठीक है, संरचनात्मकता की। तो इसके दृष्टिकोण से हम लोग कह सकते हैं कि कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। इनसे रिलेटेड कौन सा है, तो मानस दर्शन, ठीक है ना। गणित का जो है ना वह महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चे कई दिशाओं में सोचते हैं, संरचना और रचनावादी में, याद रखिएगा। आंसर 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सा क्रियाकलाप है जो कि बच्चों में त्रिविम जो ठीक है त्रिविम है उसकी समझ को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उपयुक्त है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना क्या, या चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। देखिए समय लिखने से कैसे होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण या बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के त्रिविम समझ को, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना जो है ना, ये त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो अधिगम से संबंधित क्या सही नहीं है गणित के, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है या अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, या विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, या विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गणित में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा है वह स्वाभाविक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप भी बच्चे थे, क्या आप में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है, बिल्कुल नहीं, वह कैसी होती है, विकसित होती है। तो ये जो है ना गणित के अधिगम से संबंधित नहीं है, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, तो ये तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, व्यवकलित जमा है या व्यवकलित घटा है। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है तुलनात्मक जमा, क्योंकि देखिए मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 हैं, मतलब ठीक है एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है ना, हमारे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष से तुलना की जा रही है, ये तो तुलनात्मक हो गया, फिर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तुलनात्मक जमा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बताइएगा हिंदू अरबी जो गणना प्रणाली है उसके लिए कौन सा सही नहीं है। एक संख्या में एक अंक की स्थिति का इसका मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। नहीं पूछा गया है कि जो हिंदू अरबी गणना प्रणाली उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक है, यह जो है ना हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए जो है वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानी है। तो जो प्राथमिक स्तर है उस पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया कौन सी है, बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित, देखिए सीमित बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये आंसर होगा नहीं। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। उदाहरण दिखाएगा क्यों, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, ये हो सकता है कि वे दिक्स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित करें, लगभग यहाँ पर 99% तो आंसर ये हो सकता है, बट हम 4th ऑप्शन भी देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, देखिए ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ना इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो शाब्दिक समस्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 52 का तुलनात्मक जमा है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की जो क्षमता है ना, वह गणितीय तर्कणा का क्या है, सूचक है। बाकी परिभाषा देना हो, ठीक है, निपुणता हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं सही सूत्रों को स्मरण मतलब सीधी सी बात है कंठस्थ करना या याद करना, और इस पर बिल्कुल बल नहीं देना। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है ना मैथ्स वाले क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल वाले। तो हम लोग ना इस क्लास में सिर्फ पैडागोजी के क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। बाकी हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना उनकी क्लासेस भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, बट आपको करना क्या है कि आपको कमेंट्स करना है,
ठीक है, आपकी यदि रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे तो हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करवाएंगे। और साथ ही में ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।